Alaikum students. Welcome to MGD 101 lecture number 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर जो डेफिनेशंस वगैरह आएंगी वो वही होंगी जो मैक्सिमम हमने पीछे पढ़ी होंगी, लेकिन एक चीज याद रखो कि डेफिनेशन जो एक आपने याद कर ली ना वही करनी है। ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, ये क्या कर सकता है, वो एमसीक्यूज बना के दे सकता है। इनको सिर्फ आपने जो एक दफा डेफिनेशन याद कर ली, कोई और जगह पे आएगी डिफरेंट, वो नहीं आप याद करेंगे, उसको सिर्फ रीड आउट करना है समझ के, ताकि इसके अंदर अगर वो एमसीक्यूज बनाते तो वो पूछे किसकी डेफिनेशन है, तो आपको जस्ट इतना पता हो तो ये फलां की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। कम टू टॉपिक कैपिटल। कैपिटल हमने पीछे काफी दफा पढ़ा है। कोई भी चीज, एनीथिंग, मनी और रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, कोई भी चीज जो मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। एसेट्स, एसेट्स की हमने पीछे डेफिनेशन काफी दफा पर अलग-अलग एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेफिनेशन भी पढ़ी है। डेफिनेशन क्या पढ़ेगी, प्रॉपर्टीज एंड पोसेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स, लेकिन अलग-अलग जगह पे हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। एक्चुअल रिसोर्सेज इन बिजनेस, असल में जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो चीजें पड़ी हुई हैं, वो बिजनेस का क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। तो इसलिए एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल। वो क्यों इक्वल, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो कौन चीज लेकर आता है, ओनर लेकर आता है, तो जो ओनर लेकर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल। और जो बिजनेस के अंदर चीजें रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं तो वो कौन सी हैं, कैपिटल वाली। इसलिए एसेट जो भी होगा वो कौन लेकर आता है, कैपिटल ही लेकर, मालिक ही लेकर आता है, इसलिए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल होता है। अब लायबिलिटीज, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब इसके अंदर क्या है, अमाउंट ओइंग ऑफ पीपल फॉर एसेट्स, एसेट्स बनाने के लिए जो बिजनेस के ऊपर जो कर्जे होते हैं उसे कहते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस के एसेट्स बनाने के लिए जो मालिक और जो बिजनेस है वो लोगों से कर्जे वगैरह या उधार वगैरह जो लेके अपना एसेट बनाता है, तो वो उसके ऊपर क्या बांधते हैं, वाजिबुल अदा बांधते हैं कि उसने उसे वापस करना होता है। अब इस तरह ये बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन, रिसोर्सेज इन बिजनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज हु सप्लाइड। रिसोर्सेज इन द बिजनेस क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स कौन कौन बनाता है, ये कौन लेकर आता है, मालिक लेकर आता है। अब हर चीज मालिक तो नहीं ला सकता, क्या उसे करना पड़ता है, बिजनेस के अंदर उधार भी लेना पड़ता है, तो फिर उधार लेके चीजें बनानी पड़ती हैं। जो मालिक लेकर आया वो कैपिटल, और जो उधार लेके चीजें बिजनेस के अंदर हम बना रहे हैं वो क्या होती है, लायबिलिटी। इसलिए पूरी ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अब बन गई है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि मालिक के पैसे से बनी हुई चीज और उधार के बनी हुई चीज मिलके टोटल क्या बनता है, एसेट बनता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका एमसीक्यू लाजमी है कि शॉर्ट है और लॉन्ग में भी। अब कैपिटल, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, कैपिटल क्या होता है, ओनर्स नेट वर्थ। वो क्या है, वो कह सकता है कि ओनर्स नेट वर्थ इज कॉल्ड डैश, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल वगैरह वगैरह, तो आप क्या कहोगे, उसको कैपिटल कहते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, आ गया तो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल जो बिजनेस के अंदर रन कर रहा है, अभी जो चल रहा है। नेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट वैल्यू की जो असल में जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स का भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। करंट एसेट्स के पीछे क्या पढ़ा था, रिसीव विद इन 12 मंथ्स रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता हो कि हमें विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें उनका बेनिफिट मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 12 मंथ्स, ऐसी लायबिलिटी या ऐसे कर्जे जो हमने 12 महीनों के अंदर अंदर लोगों के पे करने होते हैं, उन्हें कहते हैं करंट लायबिलिटी। अब ये इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल फाइंड करने का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। वो कह सकता है द करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 50,000 एंड हिज लायबिलिटी इज 30,000, फाइंड द वर्किंग कैपिटल। तो 50 में से जो 30 है, ये 20 जो भी अमाउंट उसने दी हो वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वो चेंज करके भी देख सकते हैं, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की वो वैल्यू दे दे, वो कहे फाइंड द करंट लायबिलिटी, या वो करंट लायबिलिटी
और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दे सकता है, वो क्या सकता है करंट एसेट फाइंड करे, फिर भी आपने यही फॉर्मूला लगाना। स्टॉक, स्टॉक क्या चीज होती है? वैल्यू ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर कोई भी जो चीजें हैं जो बिल्कुल तैयार हालत में पड़ी हुई हैं बिजनेस के अंदर बेचने के लिए, उसे कहते हैं बिजनेस का स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या चीज होती है? बिजनेस के अंदर कोई भी चीजें जो बिल्कुल रेडी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल तैयार पड़ी हुई हैं, जब मर्जी उनको पकड़ के सेल कर दो। बिल्कुल जो तैयार जो माल हमारे पास बिजनेस के अंदर पड़ा होता है उसे हम अपना क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक की दो टाइप्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? गुड्स अवेलेबल इन बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के जो शुरू में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। इसमें मिसाल देता हूं दोनों इकट्ठी। क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो महीने के अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक जो बच जाता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी एक मिसाल सुन लो। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के अंदर मैंने ना 50 चेयर्स बनाई हैं एक महीने में, तो मैंने सोचा 50 चेयर बना के ना मैं सेल कर लूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड सिर्फ कितनी सेल हो गई हैं? 40 हो गई हैं। महीना खत्म होने वाला, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने वाला था, तो सेल कितनी हुई है? 40 का स्टॉक सेल होगा, बाकी कितनी बच गई है? 10 बच गई हैं। तो वो जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर 10 बची है ना शेयर्स, वो मेरा क्या स्टॉक होगा? क्लोजिंग स्टॉक, जो एंड पर बच गया है। तो अब मैंने उसको 10 को क्या करना है? ज़ाया कर देना है। अब उसको मैं क्या करूंगा? अगले अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग पे ट्रांसफर कर दूंगा, तो जो पिछले महीने थे वो जो 10 आगे जाएंगी वो वहां जाके क्या बन जाएगी? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो महीने के एंड पर हमारे पास सामान बच जाता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। और आप उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग पे ट्रांसफर कर देना होता है, तो वो जो स्टॉक जो अगले महीने में पिछले महीने से ट्रांसफर होके आएगा उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लो और क्वेश्चन के लिए भी। डिडक्टिव क्लोजिंग स्टॉक, डिडक्टिव नहीं सीजीएस, इसके दो फैक्ट होते हैं सवाल के अंदर। जहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्या कर देने हैं? माइनस कर देनी होती है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा इसका फैक्ट है ये बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के तौर पर लिखा जाता है। ठीक है, इसके ये दो फैक्ट हैं। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक का फैक्ट बताया, ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू परचेजेस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेजेस के अंदर ये क्या किए जाते हैं? प्लस किए जाते हैं। सबसे पहले जो सीजीएस ट्रेडिंग काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो पहला पार्ट है ना ट्रेडिंग काउंट, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेजेस प्लस कर देंगे सीजीएस के अंदर। अब ये देखो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने जस्ट ना आंसर लिखा हुआ है, तो कोई भी इस तरह ना क्वेश्चन बना के दे सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने का। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जितनी अमाउंट का लिखा हो वो लिखना है, उसके अंदर परचेजेस को क्या करना है? प्लस कर देना है। उसके बाद अगर कोई उसने कैरी ऑन परचेज, यानी कि कोई भी जो सीजीएस के अंदर एंट्री आती थी ना 4-5, वो जो वेजेस होगी, कोई फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह कुछ भी दिया हो वो इसके अंदर प्लस, यहाँ सिर्फ एक दिया हुआ है कैरी ऑन परचेज, तो वो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। लेस क्या कर देना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इन तीनों को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? सीसीएस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के तो परचेजेस प्लस करके प्लस कोई भी उसने जो एक्सपेंस दिया हुआ है जो सीजीएस के अंदर एक्सपेंसेस आते हैं वो भी क्या करें? प्लस कर देंगे, तो फिर माइनस क्या कर देना? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या निकलेगा? सीजीएस निकलेगा। ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है। अब इसी तरह ये जस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग वो कहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? एक तरफ एसेट्स आते थे इज इक्वल टू एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लेकिन आंसर दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैपिटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखो ये किसकी साइड में, अब ये मैं बता रहा हूँ, आपने खुद इसको नोट आउट कर देना है। अब कैश, कैश हमारा क्या चीज होती है? करंट एसेट होती है, वो ये एसेट्स वाली साइड पर आ जाएगा। इसी तरह कैपिटल ये कहाँ आ जाएगा? कैपिटल वाली साइड पे। बैंक ये भी हमारा करंट एसेट होता है, एसेट वाली साइड पर आ जाएगा। फर्नीचर ये फिक्स एसेट होता है, ये भी एसेट वाली साइड के अंदर प्लस हो जाएगा। व्हीकल ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, एसेट वाली साइड पे लिख देना है। इसी तरह परचेजेस ये हमारा करंट एसेट होता है। मिस्टर ए क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी क्या चीज होती है? लायबिलिटीज होती है, तो ये कहाँ आएगी? लायबिलिटी वाली साइड पर लिख देंगे।
सेल्स, ये हमारी इनकम होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पर आएगा। परचेजिंग और सेल्स दोनों का नहीं आएगा। मिस्टर बी हमारा क्या डेटर, डेटर हमारे क्या होते हैं करंट एसेट्स, यानी कि जिनसे हमें पैसे लेने हो वो क्या होते हैं डेटर, जिनको देने हो वो क्या होते हैं हम उनके क्या होते हैं क्रेडिटर, और जिनसे लेने हो वो कौन होते हैं डेटर। तो ये हमारा क्या होता है करंट एसेट्स, एसेट्स वाली साइड पर आ जाएगा। इतना सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस का यहाँ कोई काम नहीं है, ये एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं। एक्सपेंसेस पेएबल, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के ना कुछ एंट्रियां उसे जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं, तो हमें पता है इसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस वाली इनकम वाली कोई भी चीज नहीं आती, यानी परचेजिंग सेल और एक्सपेंस सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर आएगा। एक्सपेंस पेएबल, पेएबल हमारी क्या कोई भी पेएबल या अक्रूड क्या होती है लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये कहाँ आएगी लायबिलिटी वाली साइड पे। तो फिर दोनों साइडों का ना आप टोटल करोगे तो दोनों साइडों का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। कैपिटल लायबिलिटी को प्लस करो तो उसका आंसर एसेट्स के टोटल के बराबर, लेकिन आप इनको करोगे ना तो बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसने नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्योंकि हम आपको याद होगा मैंने पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं लायबिलिटी साइड पर, फिर कैपिटल के अंदर क्या करते थे नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे। बैलेंस शीट वाला स्केच देखना, कैपिटल, फिर कैपिटल के अंदर क्या करते थे नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर उसने नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा। तो फिर जब आप कैपिटल के साथ यहाँ इसके अंदर अमाउंट के अंदर 10,000 लिखोगे तो क्या हो जाएगा दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब उसने कहा होगा कि प्रकार तो वो खुद निकाल के देगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन सेम एज बैलेंस शीट, अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट के बिल्कुल बराबर की तरह होती है, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी क्या आता है एसेट्स एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी एक तरफ, तो बैलेंस शीट के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक तरफ एसेट्स लिखते हैं दूसरी तरफ क्या लिखते थे कैपिटल और लायबिलिटीज लिखते हैं, उसमें भी क्या होता है सेम स्केच होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है मेथड ऑफ चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के ऊपर से कॉस्ट को चार्ज करना माइनस करना, एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। पहले डेप्रिसिएशन देख लो होता क्या है, आपको बुक के अंदर ही इसका कॉन्सेप्ट के साथ बताया होगा वो सुन लो। डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है, फॉर एग्जांपल पहले एक मिसाल देखो, अगर मैं एक चेयर लेकर आया हूँ या एक मशीनरी कह लो, बिजनेस के अंदर मैं मशीनरी लेकर आया हूँ 1 लाख की, तो वो बड़ा अच्छा ना आउटपुट तेजी के साथ दे रही है और उसके ऊपर खर्चा भी कम हो रहा है, ये वो वगैरह खर्चा भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो मैंने तकरीबन 3 साल या 5 साल उस मशीनरी को इस्तेमाल किया है, तो क्या 5 साल बाद वो मशीनरी जैसा आज आउटपुट दे रही है 5 साल बाद भी क्या वो वैसा आउटपुट देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द यूज उसकी वैल्यू के अंदर क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो वो जो वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द यूज जो उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, चीज को इस्तेमाल करने के साथ साथ जो उसकी वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन को उसने डेप्रिसिएशन उसका कांसेप्ट बताया हुआ है कि कहां कहां आता है। तो एक तो क्या होता है वो फिक्स एसेट में से माइनस होते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये एक्सपेंस कहते हैं, यानी कि जहां पर लगभग से डेप्रिसिएशन लिखा हो उसके दो सवाल के अंदर फैक्ट क्या होंगे, एक तो वो फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा, फिक्स एसेट के अंदर जिसका फॉर एग्जांपल मशीनरी का मैंने कहा ना तो मशीनरी के अंदर से इसकी अमाउंट माइनस कर देंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये एक्सपेंस के तौर पर नीचे लिखा जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर। अब फिक्स एसेट की तीन जो होती है ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। फिक्स एसेट हम किसे किसे कह सकते हैं ऑफ लॉन्ग लाइफ, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के अंदर लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं फिक्स एसेट। टू बी यूज्ड इन बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने का मतलब उसने बताया बेचने के लिए कोई चीज ना हो, अगर बेचने के लिए चीज होगी तो उसे हम गुड्स कहेंगे, फिक्स एसेट नहीं कह सकते। नो बोट फॉर रीसेल पर्पस, ये आगे उसने बता दिया वो रीसेल पर्पस के लिए चीज ना हो, जिसके अंदर ये तीन क्वालिटियां होंगी उसे हम क्या कहेंगे फिक्स एसेट। ठीक है, लॉन्ग लाइफ हो, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सके और फॉर रीसेल पर्पस ना वो चीज हो। फिक्स एसेट चार्ज बाय एस्टिमेटेड लाइफ, फिक्स एसेट हमेशा किसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर। अब एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है? एस्टिमेटेड लाइफ नंबर ऑफ ईयर इन विच फिक्स्ड एसेट टू बी यूज्ड, यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ ऐसी लाइफ जब तक मुझे पता हो कि जी मेरी ये फलां चीज इतने एक अंदाजा लगाना तो यार ये मशीनरी में लेकर आया हो ना ये तकरीबन 5 साल बड़ा अच्छा आउटपुट देती रहेगी, उसके बाद ये खराब करने लग जाएगी,
तो ये जो 5 साल सोच रहा हूँ ना, ये क्या चीज़ है, उस मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ है। ठीक है, जो भी फिक्स एसेट हम सोचते हैं यार इतनी देर तक ये सही इस्तेमाल या इतना अच्छा आउटपुट देती रहेगी ये चीज़, तो वो उतने जो इसका साल सोच रहे हैं हम, वो क्या होती है, एस्टिमेटेड लाइफ। अब ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या चीज होती थी, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर, कोई भी चीज जो मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, कैपिटल। तो ये उसके उल्ट है, कोई भी चीज जो मालिक बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ओनर टेक कैश और गुड फॉर पर्सनल यूज, कोई भी चीज जो पर्सनल यूज के लिए लेकर जाएगा। अमाउंट टेकन आउट एज ड्राइंग, जो भी अमाउंट ड्राइंग की होगी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, उसको क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है। तो इसका ये स्केच देख लो, वो जो हम बैलेंस शीट बनाते थे सबसे पहले क्या लिखते थे, कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्या करना है, नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, और अगर ड्राइंग की अमाउंट दी होगी तो ड्राइंग की अमाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ तो हो गया खत्म। फिर हम अब आपके सवाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 1,50,000 एंड टू बी यूज्ड फॉर 10 ईयर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यूज के अंदर बना के वो दे सकता है। वो कह सकते हैं जी एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 1,50,000 है और उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है 10 इयर्स है, तो इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करें। तो इसका फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 1,50,000 और कितने साल का यूज हो सकता है, 10 ईयर डिवाइडेड बाय 10 आ गया, तो वो कितना आ गया, 15,000 डेप्रिसिएशन। लेकिन एक चीज एमसीक्यूज के लिए याद रखो, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज की जाती है फिक्स एसेट के ऊपर। ठीक है, करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह के ऊपर से नहीं की जाती। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर से चार्ज की जाती है, ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। लिख लूं मैं, ऑन फिक्स एसेट्स। आगे ये क्वेश्चन है, वो कहेगा बैलेंस शीट बनाएं। तो आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एक तरफ आती हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज एक तरफ आती है। सबसे पहले कैश, कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है, ये कहाँ आएगा, एसेट्स वाली साइड पे। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल बैलेंस की शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हेडिंग होती है, 1,60,000 उधर आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारे को आता है फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये भी कहाँ आएगा, एसेट्स वाली साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करने से जो प्रॉफिट निकला होता है वो होता है। तो कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग मैंने पीछे बताया था अभी कि क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसका असर क्या होगा, सबसे पहले लायबिलिटी वाली साइड पे सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है वो प्लस करेंगे और ड्राइंग को उसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सलीम कंपनी क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, पेएबल लायबिलिटी होता है, लेकिन उसकी अमाउंट 0 दी हुई है तो ये नहीं आएगी। उस्मान कंपनी डेटर, डेटर कौन होते हैं, जो हमारा करंट एसेट्स होता है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, उसकी अमाउंट भी 0 है। अगर अमाउंट होती तो कहाँ आना था, करंट एसेट के अंदर लिखा जाना था। अक्रूड, अक्रूड क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। अक्रूड एक्सपेंसेस, ये क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ये कहाँ आएगी, लायबिलिटी साइड पे। ये क्वेश्चन आपने जैसे मैं बताया वो करना है, दोनों साइडों का आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।